हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स फुल कंप्लीट हो चुका है। उसके रिगार्डिंग सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट में मेजरली दो चैप्टर्स आते हैं, मनी एंड बैंकिंग, जिसमें से आज फर्स्ट चैप्टर हम फुल फ्लेज कवर कर लेंगे। रिमेनिंग की यूनिट यानी सेकेंड चैप्टर को 2 या 3 पार्ट्स में कवर कर देंगे और सेकेंड यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी यानी फर्स्ट चैप्टर में मेजरली ये 4 टॉपिक्स हैं जिनको आज हमने कवर करना है और डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारे पास है बार्टर सिस्टम, सेकेंड रोज ऑफ बार्टर सिस्टम, थर्ड मीनिंग ऑफ मनी और फोर्थ फंक्शंस ऑफ मनी। सो बार्टर सिस्टम से डिस्कस करना शुरू करते हैं। बार्टर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारी नॉलेज है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में। इट मींस अर्लियर टाइम की बात कर रहे हैं हम, जब मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी। तब कोई भी इंडिविजुअल अगर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता था, अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहता था, तब उन्हें क्या करना पड़ता था? गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करनी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, राइस के बदले में वीट एक्सचेंज करना। सो ये एक एग्जाम्पल है बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां पर गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती थी, क्योंकि पहले कोई ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता था, कोई मनी की इन्वेंशन नहीं की गई थी कि हम कोई भी प्रोडक्ट चाहे तो वो परचेज कर पाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था तब। अभी पॉसिबल है क्योंकि मनी की इन्वेंशन हो चुकी है। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए बस आपको मनी पे करनी है और आपको वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिल जाएंगी। सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा सिस्टम है जहां पर गुड्स के बदले में गुड्स ही एक्सचेंज करनी पड़ती थी। नेक्स्ट, बार्टर इकोनॉमी। सिंपल है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती थी, उस इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? बार्टर इकोनॉमी। द इकोनॉमी इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज। कमोडिटीज का मतलब यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज है। ऐसी इकोनॉमी जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज करनी पड़ती थी, उस इकोनॉमी में हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते हैं और उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? बार्टर इकोनॉमी, या फिर हम इसको सीसी इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। सीसी का मतलब यहां पर क्या है? कमोडिटी इकोनॉमी, क्योंकि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर कमोडिटीज के बदले में कमोडिटीज एक्सचेंज की जाती थी। सो इसलिए इसको या तो बार्टर सिस्टम कह दीजिए या फिर सीसी इकोनॉमी कह दीजिए। सो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में ही। नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम मींस अब हमें यह डिस्कस करना है कि बार्टर सिस्टम की क्या लिमिटेशंस थी, क्यों बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया और मनी की इन्वेंशन की गई। सो फर्स्ट ड्रॉबैक हमारे पास आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब आपको पता है कि बार्टर सिस्टम में हमें गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करनी पड़ती थी। तो इस केस में हमें दो ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए थे जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर पाते, क्योंकि दोनों की नीड्स एक दूसरे के पास जाकर सेटिस्फाई हो सकती हैं। सो इट मींस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो बी को चाहिए वो ए के पास होने चाहिए, और ऐसा प्रोडक्ट जो बी को चाहिए वो ए के पास भी होना चाहिए, ताकि वो अपने गुड्स एक्सचेंज कर सकें। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को फाइंड आउट करना ही बहुत मुश्किल होता है। दो ऐसे पर्सन्स ढूंढ कर लेकर आना जो एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, वो वेरी डिफिकल्ट टास्क था। सो फर्स्ट ड्रॉबैक यही है कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना बहुत ही मुश्किल है। दो ऐसे पर्सन्स लेके आना जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते थे। सेकेंड हमारे पास है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब बार्टर सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती थी, लेकिन उन गुड्स एंड सर्विसेज की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल था। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल सी एग्जांपल है। अगर बार्टर सिस्टम में जब मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी, तब आपसे अगर आके कोई पूछे कि इस कार की वैल्यू क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि तब मनी की इन्वेंशन हुई नहीं थी।
सो ये ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का कि हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि कोई कॉमन यूनिट ही नहीं था, मेजर ही नहीं कर सकते थे, कोई मेजरमेंट यूनिट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं था। एक पर्सन अपनी गुड्स को एक्सचेंज कर रहा है दूसरे पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक्सचेंज कर ली अपनी कार और बदले में उसको क्या मिला है, बी से काउ। तो दोनों की वैल्यू में कितना डिफरेंस है, एक को बेनिफिट हो जाएगा, दूसरे को लॉस हो जाएगा। सो बार्टर सिस्टम की सेकंड फेल्यूर क्या था कि इसमें एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं है। हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स या फिर डेफर्ड पेमेंट्स। इट मीन्स कि अगर आपको कोई फ्यूचर पेमेंट्स करनी होती हैं, आप गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट बाद में करना चाहते हो, तो बार्टर सिस्टम में, बार्टर इकोनॉमी में ये पॉसिबल ही नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि सिंपल है, बार्टर सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज साइमल्टेनियसली एक्सचेंज की जाती है। ए और बी के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज है वो एक साथ होनी चाहिए। ए पर्सन बी को ये नहीं कह सकता कि अभी गुड्स एंड सर्विसेज मेरे को प्रोवाइड कर दो, जब मेरे पास आएंगी तब मैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा। सो तब ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। जैसे मनी की इन्वेंशन आएगी तब ये पॉसिबल होने लगा। अब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हायर परचेज हम कर सकते हैं। इट मीन्स हम अभी गुड्स को परचेज करके रख सकते हैं और पेमेंट उसकी फ्यूचर में कर सकते हैं, क्योंकि अभी मनी की इन्वेंशन अवेलेबल है। लेकिन बार्टर सिस्टम में, बार्टर इकोनॉमी में ये पॉसिबल नहीं था। गुड्स एंड सर्विसेज साइमल्टेनियसली एक्सचेंज करनी पड़ती थी। सो फ्यूचर पेमेंट ना होने की वजह से हमें मनी की इन्वेंशन करनी पड़ी। सो ये थर्ड ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का, कि बार्टर सिस्टम में हम डेफर्ड पेमेंट यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर सकते थे। लास्ट हमारे पास है लैक ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का यहां पर मतलब है सेविंग्स। बार्टर सिस्टम में हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की सेविंग्स करके नहीं रख सकते थे। इट मीन्स हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। क्यों स्टोर करके नहीं रख सकते थे? तो सिंपल है, कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो कि खराब हो सकते हैं, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल। लेकिन जो ड्यूरेबल होते हैं उनको भी स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करते रहेंगे। जब तक हमारे पास होंगे तब तक उनकी स्टोरेज कॉस्ट, उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। सो बार्टर सिस्टम में ये ड्रॉबैक था कि हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते लॉन्ग पीरियड तक। सो ये सभी ड्रॉबैक्स को कवर करने के लिए मनी की इन्वेंशन जरूरी थी। फर्स्ट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऐसे दो पर्संस जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर पाए, वो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट था। एक कॉमन यूनिट था ही नहीं जिसके द्वारा हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सकें। लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अगर हमने फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है तो वो पॉसिबल ही नहीं थी। क्यों नहीं पॉसिबल थी? क्योंकि हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर भी नहीं कर सकते थे, और अगर स्टोर करते तो वो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर देती थी। सो नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। सो मनी के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपसे कुछ 4 to 5 में क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर उसका आंसर येस में आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आप जो रुपीज यूज करते हैं वो आपके लिए मनी ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास जो रुपीज है, क्या आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मतलब क्या आप उसको यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए? तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि अगर आपके पास रुपीज हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है कि जो आपके पास रुपीज हैं, क्या आप उसको स्टोर करके रख सकते हो? इट मीन्स क्या आप उसको अपने पास सेव करके रख सकते हो? तो इसका आंसर भी होगा यस। आपके पास जो रुपीज हैं आप उसको बैंक्स में या कहीं पर भी अपने पास स्टोर करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है कि आपके पास जो रुपीज हैं, क्या आप उसको मेजर कर सकते हो कि आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, 10, 20, 30 या 100? सो यस, इसका आंसर भी यस ही है, क्योंकि आपके पास जो रुपीज हैं आप उसको यूनिट्स में मेजर कर सकते हो। मेरे पास 10 रुपीज हैं या 20 या 30 रुपीज हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या आप अपने रुपीज को फ्यूचर पेमेंट्स करने के लिए यूज कर सकते हो? तो इसका आंसर भी यस है। हाँ, आपके पास जो रुपीज हैं आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, और जब रिक्वायरमेंट होगी आप अपनी सेविंग्स में से उसको निकाल कर फ्यूचर पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं।
सो इट मीन्स हम उन सभी थिंग्स को मनी बोलेंगे जिसमें ये 4 फीचर्स अवेलेबल हैं। इट मीन्स अगर हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं और फ्यूचर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, तो वो क्या है? मनी है। मीनिंग ऑफ मनी में हमें कह रहे हैं मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैविंग स्टोरेज वैल्यू, मेजरेबल वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। सो मनी कुछ भी हो सकती है। मनी इज एनीथिंग, मनी वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करने के लिए। हैविंग अ स्टोरेज वैल्यू मीन्स जिसकी एक स्टोरेज वैल्यू है, जिसको हम सेव करके रख सकते हैं, जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास। मेजरेबल वैल्यू जिसकी एक स्पेसिफिक मेजरेबल वैल्यू है, जिसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में मेजर किया जा सकता है। एंड फ्यूचर वैल्यू जिसकी एक फ्यूचर वैल्यू भी है, जिसको हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो मनी में वो सारे फीचर्स इन्वॉल्व किए गए हैं जो कि बार्टर सिस्टम की कमियां को दूर कर सकते हैं। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकती है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय सेल करने के लिए। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हमें परचेज करना हो तो उसके बदले में हमें मनी जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। सो मनी कुछ भी हो सकती है जिसको कि एक्सेप्ट किया जाता है इकोनॉमी में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसकी एक पर्टिकुलर स्टोरेज वैल्यू है यानी सेविंग वैल्यू है, जिसको हम सेव करके भी रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू को हम मेजर भी कर सकते हैं और फ्यूचर में अगर पेमेंट करनी है तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं। सो जिसमें ये सारे फीचर्स इन्वॉल्व हैं उसको हम मनी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रुपीज और अमेरिका में डॉलर्स, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम मनी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में रुपीज को यूज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए। इंडिया में रुपीज की एक स्पेसिफिक स्टोरेज वैल्यू भी है। इंडिया में रुपीज को मेजर भी किया जा सकता है 10, 20 या 30 रुपीज, और फ्यूचर पेमेंट करने के लिए भी रुपीज हेल्पफुल है। सो जिसमें ये चारों फीचर्स अवेलेबल हैं उसको हम मनी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी का मतलब है कि मनी कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, इसकी इन्वेंशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। सो फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी को हम यूज कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज अगर आपको परचेज करनी है तो आपके पास मनी होनी चाहिए। सो फर्स्ट फंक्शन मनी का है कि गुड्स हम एक्सचेंज कर सकते हैं मनी की हेल्प से, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम में क्या था कि गुड्स के बदले में गुड्स ही एक्सचेंज की जाती थी, लेकिन मनी की इन्वेंशन के बाद जरूरी नहीं है कि गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाए। अगर हमारे पास रुपीज हैं, अगर हमारे पास मनी है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। सो मनी की इन्वेंशन से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये लिमिटेशंस हट चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मनी किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को इजीली मेजर कर सकती है। कोई प्रोडक्ट 10-20 रुपीज का है, 1 लाख का है या 2 लाख का है, वो कैसे पता लगेगा? मनी की हेल्प से। सो सेकंड फंक्शन क्या है मनी का, कि मनी की हेल्प से हम इजीली किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती थी, कोई भी वैल्यू हायर है या लोअर है वो नहीं पता लगता था, जबकि मनी की इन्वेंशन के बाद हम वैल्यूज को फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये सेकेंडरी फंक्शंस में इन्वॉल्व किया जाता है। जो फर्स्ट 2 हमने डिस्कस किए वो है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, ये सेकेंडरी फंक्शंस हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। इट मीन्स कि अगर हमें मनी को यूज करना है अपनी फ्यूचर पेमेंट्स करने के लिए तो वो भी पॉसिबल है। सो थर्ड फंक्शन क्या है कि अगर आप फ्यूचर में कोई पेमेंट करना चाहते हो तो मनी के द्वारा वो पॉसिबल है, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर ही नहीं किया जा सकता था, इसलिए हम फ्यूचर पेमेंट कैसे करते। जबकि मनी आने के बाद क्या है, क्योंकि मनी को हम स्टोर कर सकते हैं इसलिए फ्यूचर पेमेंट्स भी हम इजीली कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है स्टोर ऑफ वैल्यू यानी स्टोरेज वैल्यू। जो मनी है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, इसकी हम सेविंग्स कर सकते हैं।
सो इसलिए इसकी स्टोरेज वैल्यू है, इसको स्टोर करने से इसकी वैल्यू लॉस नहीं होगी, जो कि बार्टर सिस्टम में होता था। बार्टर सिस्टम में सबसे पहले तो हम स्टोर नहीं कर सकते थे, अगर स्टोर करते थे तो रिपेयरिंग कॉस्ट आती थी और पेरिशेबल गुड्स को तो स्टोर किया ही नहीं जा सकता था। जबकि मनी आने के बाद हम स्टोरेज कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, कोई वैल्यू का लॉस नहीं होगा हमें और कोई कॉस्ट भी नहीं आएगी। फिफ्थ फंक्शन क्या है मनी का? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी आने के बाद हम वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मनी की ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम में अगर हम गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करना चाहें तो वो पॉसिबल तो था, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट था। मनी आने के बाद हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपनी मनी कैरी कर सकते हैं, जहां पर चाहें उसको लेकर जा सकते हैं। सो ये सारे थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ मनी। मनी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? मनी को हम यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेजरेबल वैल्यू है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी फ्यूचर पेमेंट्स करने के लिए। इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, यानी इसकी सेविंग्स भी कर सकते हैं, और अगर हम इसको कैरी करना चाहें, ट्रांसफर करना चाहें, तो वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स वो सारी वॉल्यूम जो एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में फ्लो कर रही है या फिर पब्लिक ने हेल्ड की हुई है, उसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो हम मेजर्स में देखेंगे। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट जो कि पब्लिक ने हेल्ड की हुई है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ मनी। अब यहां पर आपको यह भी अंडरस्टैंड करना होगा कि सप्लाई ऑफ मनी कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फिर ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। सो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट वो होता है जिसको हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है जिसको हम मेजर करते हैं ओवर द पीरियड, जैसे कि फुल कंप्लीट 1 मंथ, 1 ईयर। यहां पर हमें क्या कह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ मनी ऐसी वॉल्यूम ऑफ मनी है, ऐसी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है जो कि पब्लिक ने हेल्ड की हुई है इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पर, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये क्या है? स्टॉक है, क्योंकि मनी को हम एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मनी का फ्लो जो है वो इंक्रीज होता रहता है, इसलिए ओवर द पीरियड हम इसको मेजर नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर डेट को 31 मार्च 2019 एक पर्टिकुलर डेट को हम इसको मेजर करते हैं कि इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई फ्लो कर रही है। सो इसलिए सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मेजर्स में हमें यह डिस्कस करना है कि इकोनॉमी में जो सप्लाई हो रही है मनी की उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके 4 डिफरेंट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट हमारे पास है मेथड 1, जिसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना होता है? करेंसी विद दी पब्लिक। पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी है, चाहे वो नोट्स हैं चाहे वो कॉइन्स हैं। नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जो पब्लिक कभी भी विड्रॉ करवा सकती है, डिमांड कर सकती है बैंक से, कमर्शियल बैंक से। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स के अलावा जो डिपॉजिट्स आरबीआई के पास हैं उसको भी इंक्लूड किया जाएगा फर्स्ट मेथड में। सेकंड हमारे पास है ऐसा मेथड जिसमें M1 के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। इट मींस M1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे M2 मेथड में इंक्लूड होंगे, और उसके साथ डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। सो पोस्ट ऑफिस में भी कुछ पीपल सेविंग्स करवाते हैं, सो वो भी इंक्लूड की जाएंगी M2 मेथड में। थर्ड M3 मेथड में, यानी थर्ड मेथड में M1 के सारे एलिमेंट्स आएंगे और साथ में क्या आएगा? नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट्स का मतलब यहां पर क्या है? फिक्स डिपॉजिट्स, जिसको हम FD बोलते हैं। सो जितने भी कमर्शियल बैंक्स के पास आपने फिक्स डिपॉजिट्स करवाए हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे M3 मेथड में। लास्ट M4 मेथड में M3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी M1 और साथ में फिक्स डिपॉजिट्स, इसके साथ हमें और क्या ऐड करना है? टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा।
सो इन तीनों ही मेथड्स को ज़्यादा डिटेल में आपने अंडरस्टैंड नहीं करना, बस आपको इसको लर्न कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेजर्स ऑफ मनी। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको रिकमेंड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।